अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जीम से जर्मनी, जीम से जंग जो कि हो रही है यूरोप में, यूक्रेन और रूस की, और एक जंग जारी है फलस्तीन और इसराइल की। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे और जीम से जर्मनी के इंतखाबात के बारे में भी कुछ पता करेंगे। नाजरीन, हमारे पास बहुत सारे तजिया नगार होते हैं, वो अपने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक तबसरा पेश करते हैं। बाज लोग इत्तेफाक कर लेते हैं, बाज नहीं करते, बाज किसी को पसंद करते हैं, बाज किसी को पसंद करते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसे तबसरा निगार भी हैं, यूनस बलोच जमाली साहब, जो खूब अच्छी तरह नजर रखते हैं और खूब भरपूर तरीके से तनकीदी जायजा भी लेते हैं। जिनके तबसरा करने का एक ये अंदाज भी है, ये लगी लिपटी बगैर सही हकीकत बता देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, हमारे पास अब वक्त है तकरीबन 15 मिनट। कौन कौन सी खबरें और उसके ऊपर तबसरा करेंगे, जी बताइएगा। जी, सबसे पहले तो हाल ही में यानी कल सूबा हेसन, जी जर्मनी के सूबा हेसन और सूबा बायरन, जी जिसे आप दो अमीर तरीन सूबे शुमार किए जाते हैं, वहां पर सूबाई इंतखाबात हुए हैं। जी। और जो मौजूदा हुकूमत वहां पर चल रही थी, उन्हीं को दोबारा से अक्सरियत हासिल हुई है। अच्छा। लेकिन एक तीसरी कुव्वत बड़ी तेजी से उभर रही है, और जिसे मैंने आपको कुछ अर्सा कबल याद होगा, मैंने बताया था कि एएफडी जी। यानी अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, ठीक। वो बड़ी तेजी से उभरते हुए अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है। जी सूबा हेसन में वो इस वक्त सीडीयू के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई है। जी जी। और इसी तरह बावेरिया में यानी बायरन में भी उन्होंने बहुत ज्यादा वोटिंग गेन किया है। अच्छा। अब मैं हेसन की बात आपको बताऊं, हेसन जर्मनी का वो सूबा है जिससे पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि ये मुतबादल यानी मुतदिल ख्यालात का हामी ये सूबा है, और इसने कभी भी गैर मुल्की तारकीन वतन को या रेसिज्म को परवान नहीं चढ़ाया। जी। लेकिन ये एएफडी की जो पार्टी है, वो इस वक्त सूबाई पार्लियामेंट में 24 से जायद नशिस्तों पर आ चुकी है। अच्छा, ले जी, बड़ी बात है। ठीक है। जी। इसके अलावा एक बहुत पुरानी इनकी पार्टी थी एफडीपी, अच्छा। उसको इतने भी वोट नहीं मिले कि वो सूबाई नुमाइंदगी में या पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो सके, अच्छा। जो एक जमाने में सीडीयू के साथ मिलकर हुकूमत बनाती होती थी। हमेशा। जी बिल्कुल। जी। हम्म। और एसपीडी जो जिसे सोशल पार्टी कहा जाता है, जी। वो भी अपने वोट को बहुत ज्यादा यानी कि उसने फलीरन किया है हम्म। और कम हुई है उनकी मकबूलियत। ठीक। फिर ग्रीन पार्टी है जो बड़ी मशहूर पार्टी है उमवेल्थ फ्रेंडलिश के हिसाब से, माहौल को अच्छा बनाने के हिसाब से हाँ जी। उनकी मकबूलियत बड़ी कम हुई है। हम्म। इन सब को देखते हुए अभी फिलहाल वक्त सीडीयू की हुकूमत है सूबा हेसन में, जी। सीडीयू और ग्रीन की पार्टी की। अच्छा। ये दोनों मिलकर हुकूमत करते हैं, तो आने वाले दिनों में बैद नहीं कि ये ही दोनों दोबारा से हुकूमत चलाएंगे। ठीक। ठीक है, ये तो होगी सूबे की। और इसी तरह जो बवेरिया बवेरिया में सीएसयू जो सीडीयू की सिस्टर पार्टी है, जी। तो उनका भी होल्ड उधर उसी तरह कायम है, और वो अपने साथ फ्राई वेलर एक पार्टी है, उसके साथ मिलके वो हुकूमत को आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक। 5 साल के लिए। ठीक। अच्छा, अब इस वक्त दुनिया की जो नजरें हैं वो इसराइल और फलस्तीन के ऊपर है। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि हमास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फलस्तीन के साथ तल्लक रखती है। जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर वाज़ेह तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो फलस्तीनियों की नुमाइंदा जमात नहीं है। अच्छा। फलस्तीन की नुमाइंदा जमात हमास कभी भी नहीं रही है। ये 1988 के बाद से इन्होंने वजूद में आया। ये मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से पहले एक तंजीम होती थी, उसकी ये एक मिलिट्री यानी एक फाइलिंग है, एक ऐसी जिसको परवान चढ़ाते हुए हमास बन गया। और इनका तल्लक साथ में ईरान की जो एक तंजीम है हिजबुल्लाह, उसके साथ रहा है।
अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो फ़लस्तीन की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकूमत है, उनका इनके साथ नज़रियाती भी इख्तिलाफ है और उनका इनके साथ तल्लुक कोई नहीं है। ठीक। लिहाज़ा ये जब हम बात करते हैं फ़लस्तीन के ऊपर जारहाना हमला हुआ या फ़लस्तीन की हुकूमत ने या फ़लस्तीन वालों ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमास ने हमला किया है। हमास ने हमला किया और तबाही मचा दी। अब तक वो भी रो रहे हैं कि इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच गया। जी। उसकी देखिए बुनियादी वजह, दुनिया में जब भी जंगें लड़ी जाती हैं, आप हिस्ट्री में से जाके देख लें, वो तकनीकी एतबार से हमेशा उनमें चेंजिंग आती रही है, ठीक। उनमें मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं। रिसेंटली जो हमारे पास ड्रोन टेक्निक आई हुई है, पूरी दुनिया में इस वक्त अवेलेबल है। इसके अलावा जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जिसे कहते जी। हैं, इन चीजों को बुनियादी तौर पर सामने रखते हुए उन्होंने ये हमला किया है और इसराइल को नाकों चने चबवा दिए हैं। अच्छा। लेकिन इसके पीछे आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे 9/11 का वक्त आया था और 9/11 में जो चीजें हुई थी अमेरिका में, और फिर अमेरिका ने वो तबाही उतारी थी, अपना सारा गुस्सा उतार दिया था, ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर, इराक के ऊपर और दूसरी मुस्लिम दुनिया के ऊपर। मैंने ही ये इसराइल वालों ने इसको 9/11 समझा है अपने ऊपर। अच्छा। उनके 700 से ज्यादा जो शहरी हैं और फौजी है वो इस वक्त तक हलाक हो चुके हैं इस जी। जंग में। जी। लेकिन आप ये तारीख गवाह है कि इसराइली या यहूदी वो कौम है जो एक के बदले में 500 गुना बदला लेने वाली कौम है। ठीक। इसराइली जो से हैं इस वक्त गुस्से में हैं, वो बदला लेने के लिए तैयार हैं और बदला ले रहे हैं। जी। और इस वक्त उनकी पूरी कोशिश यही होगी, गजा पट्टी जो कि उसमें थोड़ा सा इनका भी कंट्रोल था और फलस्तीन वालों का भी कंट्रोल था। जी। अब जो हालात ये बता रहे हैं कि गजा की जो पट्टी है जो जहां पर उनका कब्जा है, उसको ये रोंद डालेंगे। अच्छा। उसमें ये कुछ नहीं देखेंगे। और मगरबी मीडिया, मगरबी दुनिया, इवन मुस्लिम ममालिक भी उनके साथ इसमें मजलूमियत में शामिल हो गए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा हो चुका हुआ है कि यहूदी बड़े मजलूम है जी। इसराइली बड़े मजलूम है, अवाम बड़ी मजलूम है। जी। जी बिल्कुल। और उनके ऊपर ये ऐसा हमला हो गया कि वो बच्चे जो है ना उनके साथ ये हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर पीछे माजी करीब में जाके देखें तो जब इसराइल के पास ताकत थी, बल्कि उन्होंने जो फलस्तीनी मुजाहिदीन या फलस्तीनी खवातीन के साथ जो सलूक रवा रखा और जैसे उनको सड़कों पर घसीट के और बड़े ही जुल्म किए, उसकी मैं अब तफसील में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन दुनिया को पता है कि वो क्या हुआ था। बात दरअसल ये है कि मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए कि ये कोई वो जहाद वाली जंग नहीं है जिसमें अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह का ये वादा है कि आपको जीत होएगी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये सरप्राइज तो है ना, हमास ने दिया है, जंग हो रही है और दोनों तरफ से कहते हैं कि शहरों में घुस गई हैं फौजें, हमास भी चली गई है, वो भी आ गए हैं, इस बारे में बताइएगा। बिल्कुल आपने सही बताया। 7 मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त जंग छिड़ चुकी हुई है इसराइल के अंदर और हमास अंदर घुस के उनको मार रहा है। अच्छा। गोरीला तर्ज पर ये जंगें हो रही हैं। इसमें ड्रोन्स की मदद के साथ हमले किए जा रहे हैं और इसमें ये भी पता चला है कि रशिया और ईरान मुकम्मल तौर पर हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। अब साथ में एक और महाज खुल गया है लेबनान का। अच्छा। गोलान की पहाड़ियां जो लेबनान के अंदर में हिस्से में आती हैं, उसके ऊपर इसराइल का कब्जा है, वहां से भी महाज खुल गया है। अच्छा, अब बात ये है कि ये इसराइल के साथ ये ऐसा क्यों हुआ और क्यों हम मुसलमानों ने अपनी माजी से सबक क्यों नहीं सीखा। अच्छा, फलस्तीन जोन सा है, ठीक है, फलस्तीन के बारे में बताइएगा। अब फलस्तीन लोग यही समझते हैं जी कि ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 1948 में बरतानिया ने और दूसरे यूरोप ने मिलके तो इसराइल की बुनियाद रख दी है। ठीक। ऐसा हरगिज नहीं है।
ये कॉन्सेप्ट मिडल ईस्ट में एक यहूदी रियासत का माजी करीब में अगर किसी ने दिया था तो वो फ्रांस का एक बादशाह था जिसे बड़ा मशहूर उसका जमाने में नाम बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा। नेपोलियन बोनापार्ट। जी। जब इनकलाब फ्रांस आया था उसके बाद उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हमें मशरक़े बईद में एक यहूदियों की रियासत कायम करनी चाहिए। ठीक। और उस कॉन्सेप्ट, ये 1799 की बात है ये। ठीक। अच्छा, ये बताइए, ये तो हिस्ट्री है कि ये बताइएगा अब ये जंग, हमारे पास 3-4 मिनट है, जंग कब मैं तक आपको जारी रहेगी? जल्दी से बता देता हूँ, इस जंग से या फलस्तीनियों को, मुसलमानों को 1926 में बाचा खान साहब पाकिस्तान के एक रहने वाले थे और बड़े मशहूर लीडर थे, उनकी बड़े वो आजादी के मुतवाले थे। उन्होंने जब फलस्तीन को उस वक्त जाके देखा था तो उनके ये अल्फाज आज तक रिटन है तारीख में। अच्छा। कि उन्होंने जब देखा कि फलस्तीनी मुसलमान जो हैं उस वक्त जो इसराइली या यहूदी वहां पर आ रहे थे उनको अपनी जमीनें फरोख्त कर रहे हैं, अपने बागात फरोख्त कर रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी अमाउंट के ऊपर उन्होंने अपने बागात और बड़े बड़े इलाके फरोख्त कर दिए थे, जमीन बेच दी थी। तब उन्होंने कहा था कि ये आप आज ये जो जमीनें बेच रहे हो इसका क्या करोगे, कल को ये इन्होंने कब्जा कर लेना है। तो आगे से जवाब जो सुनने वाला है ना फलस्तीनियों का, ये बड़ी, और यहाँ से आपको पता चलता है कि ये सोच क्या है। वो जी हमने इसलिए ये बेच रहे हैं, हम इसलिए ये जमीनें बेच रहे हैं कि अल्लाह के रसूल का ये वादा है कि 14वीं सदी में इमाम मेहदी ने आ जाना है। इमाम मेहदी ने आने के बाद फलस्तीन और दूसरी सारी जगहों को आजाद करवा देना है और हमें ये जमीन दोबारा मिल जाएगी। अच्छा, ये उनका इत्तेकाद था इस पे। अब ये बताइए, अच्छा अब बताइएगा कि ये अब जंग कितने दिन जारी रहेगी? इस वक्त सवाल ये है दुनिया में, ये आप इसको देखेंगे, ये जंग अब नक्शा पलट देगी। अच्छा। और इसराइल मजीद ताकतवर होके आगे बढ़ेगा। अच्छा। और इवन सऊदी अरब और दूसरे ममालिक उसको सपोर्ट करेंगे। दूसरी जानिब हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त कतर वाले, अच्छा, ईरान वाले, रशिया वाले। अच्छा, ठीक है, ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जाने वाला एक बड़ा कदम है। बड़ा कदम है। आज इजलास भी हो रहा है, अमन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि सारे लोग परेशान हो गए एकदम। एक जंग छिड़ी हुई है यूरोप में, एक मशरक़े वुस्ता में, इसके ऊपर भरपूर तबसरा कर रहे थे नाजरीन, क्योंकि ये तबसरा ही होता है, एक तर्जिया होता है। अगर आप भी कोई तबसरा या तर्जिया पेश करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम इसका दूसरा हिस्सा यूनस बलोच साहब से लेंगे कि इस वक्त किसका कितना नुकसान हुआ है और इसका आलमी सतह पर क्या नुकसान हो गए, क्योंकि इस वक्त ख़त्म हो गया है। जमाली साहब आपका शुक्रिया। मैं दूसरा प्रोग्राम आपसे लूँगा, इस जंग के नुकसानात और यूरोप के ऊपर क्या जिम्मेदारी पड़ती है, मुसलमान हुकूमतों पर क्या जिम्मेदारी पड़ती है, इसके ऊपर भरपूर मैं तबसरा लूँगा। नसीर को इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।